नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज यानी कि जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन पेपर के लिए प्रैक्टिस सेट 13वां हल करेंगे। इसके पहले जो हम 12 प्रैक्टिस सेट हल करा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से सभी वीडियो जो है मिल जाएंगे। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो एक तरफ दिया गया है विद्रोह और दूसरी तरफ उनका वर्ष दिया गया है। तो सबसे पहले है अहोम विद्रोह। ये किस सन में हुआ था? तो 1828 ईस्वी में हुआ था अहोम विद्रोह। ए का हो जाएगा दूसरा। बी है आपका कोल विद्रोह। कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 ईस्वी में, यानी कि बी का हो जाएगा चौथा। सी है संथाल। संथाल विद्रोह हुआ था आपका 1855-56 में। 1857 की क्रांति से ठीक पहले हुआ था संथाल विद्रोह, यानी कि सी का हो जाएगा पहला। और मोपला विद्रोह ये हुआ था 1921 में। डी का हो जाएगा तीसरा। 2 4 1 3 2 4 1 3 आप देख सकते हैं, विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ। दूसरा प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो इन्होंने बख्त खान को। सी विकल्प से हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। बख्त खान एक पख्तून था और वह ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। तीसरा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। तो यहाँ जो है आपका बाबर संभल का संबंध किससे हो जाएगा? तो हो जाएगा जामी मस्जिद से, यानी कि ये क्या हो जाएगा पहला। हुमायूं का संबंध हो जाएगा आपका दीन पनाह से, और अकबर का संबंध हो जाएगा जहांगीरी महल से, और जहांगीर का संबंध हो जाएगा इत्मादुद्दौला का मकबरा। बाबर ने जो है 1528 ईस्वी में सैनिकों को नमाज पढ़ने के लिए रुहेलखंड में, जो कि संभल की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। और हुमायूं ने दिल्ली में जो है दीन पनाह नामक एक भवन का निर्माण करवाया था। और अकबर ने अपने पुत्र तथा उत्तराधिकारी शहजादा सलीम के रहने के लिए आगरा के किले में जहांगीरी महल का निर्माण करवाया था। और जहांगीर के शासनकाल में उसकी पत्नी नूरजहां बेगम ने अपने पिता एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था। तो 1 2 3 4 यानी कि आपका ए विकल्प जो है यहाँ सही है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? तो यहाँ पे ए ऑप्शन से हो जाएगा अली बंधु, हुसैन अली और अब्दुल्ला अली। उत्तरकालीन मुगल राजनीति में ऐसे शक्तिशाली सरदारों का उत्थान हुआ जो अब सम्राट निर्माता की भूमिका निभाने लगे थे। 1713 से लेकर के 1720 ईस्वी तक मुगल दरबार में सैयद बंधु, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली सबसे शक्तिशाली थे। ये लोग हिंदुस्तानी दल के नेता थे और ये सम्राट निर्माता के रूप में विख्यात थे। तो नाम उनका याद रखिएगा, हुसैन अली और अब्दुल्ला। पांचवा प्रश्न है, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं? तो यह कहलाता है प्लूटोनिक चट्टानें। ए विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। जब लावा पृथ्वी के अंदर काफ़ी गहराई पर ही जम जाता है तो प्लूटोनिक चट्टानों का निर्माण होता है, और अधिक गहराई पर स्थित होने के कारण लावा को ठंडा होकर जमने में काफ़ी समय लग जाता है, जिससे इसके रवे जो है वह बड़े होते हैं। छठवां प्रश्न है, निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है? तो डी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे ओ स्मिथ ने। और सातवां क्वेश्चन है आपका, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव पृथ्वी लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है, सही है? तो यहाँ पे आपका डी विकल्प से हो जाएगा कि मंगल के विषय में पृथ्वी के दिन का मान जो है 23 घंटा 56 मिनट और 23 सेकेंड, और उसके अक्ष का झुकाव जो होता है 23 अंश 27 मिनट है। मंगल में दिन, मंगल ग्रह पर दिन की अवधि जो है 24 घंटा 37 मिनट एवं 23 सेकेंड होता है, और अक्ष का झुकाव जो है 25 अंश 12 मिनट है। तो मंगल के दिन की अवधि और अक्ष का झुकाव पृथ्वी के लगभग जो है बराबर है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ।
8वां क्वेश्चन है, अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है। तो यहाँ पहला दिया गया है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, दूसरा है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण, तीसरा है स्थान की अक्षांशीय स्थिति, चौथा है पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, 2 और 4 जो है इसमें सही है। बाकी जो है आपका इसमें तीसरा भी गलत है और जो है पहला भी गलत है। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है, यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी न होती तो सर्वत्र जो है दिन और रात वह बराबर होते। इसी प्रकार यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा न करती तो एक गोलार्ध में दिन सदैव बड़े और रातें जो है छोटी होती और दूसरे गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटे होते। परंतु विषुवत रेखीय भाग को छोड़कर जो है विश्व के अन्य सभी भागों में विभिन्न ऋतुओं में दिन और रात के लंबाई में अंतर पाया जाता है। विषुवत रेखा पर सदैव दिन और रात क्या होते हैं, वह बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है बी ऑप्शन से हो जाएगा, 2 और 4 सही है केवल। दोस्तों आपको बताने की जो है अनअकैडमी पर यूपीपीएससी प्रीलिम्स का बैच कोर्स जो है ये आपका 19 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और ये कोर्स जो है पूरे 3 मंथ का है। तो जो लोग यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 की तैयारी करना चाहते हैं, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप से जुड़ के जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और आप जो है एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप जो है वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं। उसके बाद यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स बैच 2021 ये आपका 90 दिनों का क्रैश कोर्स है जो कि ये 18 मार्च से शुरू हो रहा है और ये भी आपका पूरा जो है 3 महीने का जो है कोर्स है। इसमें आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम की जो है तैयारी कराई जाएगी और पूरा सिलेबस आपको जो है यूपीपीएससी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा जो है कवर कराया जाएगा। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है डाउनलोड करके आप जुड़ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप जो है देख सकते हैं। तो आप जो है सब्सक्रिप्शन लेते समय आप हमारा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं जिससे आपको 10% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। हमारा रेफरल कोड जो है एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER। तो ये रेफरल कोड आप यूज जरूर कीजिएगा सब्सक्रिप्शन लेते समय, जिससे आपको जो है 10% का तत्काल जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। 9वां प्रश्न, दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया गया है कि स्वतंत्रोत्तर ब्रिटिश आधिपत्य में था। तो आपको बता दें कि दमन और दीव ये पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र में था और ये 1961 में जो है पुर्तगालियों से स्वतंत्रता जो है प्राप्त हुआ था। तो पहला ही जो है आपका इसमें कथन क्या है वह असत्य है। दूसरा है कि दमन और दीव के बीच खंभात की खाड़ी है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा इसकी राजधानी जो है दमन है। तो दूसरा और तीसरा इसमें सही है। पूछा गया सही कौन सा है, तो बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। दमन दीव और दादर नागर हवेली का विलय करके अब जो है एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है, जिसकी राजधानी जो है दमन है, आपको पता होगा। और इसे जो है पुर्तगालियों ने गुजरात के शाह से दमन का अधिग्रहण किया था और 1523 ईस्वी में दमन बंदरगाह पहुंचे थे। लगभग 4 शताब्दियों तक शासन करने के पश्चात वर्ष 1961 में इसे पुर्तगालियों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, न कि जो है अंग्रेजियों से। तो पहला इसलिए गलत हो जाएगा यहाँ पे। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। तो ये देवप्रयाग में आकर के मिलती हैं, ये विकल्प सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है। तो वह है केरल। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य जो है वह केरल है। और 12वां प्रश्न है आपका कि विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का स्थान इसमें पहला है। 13वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन की जाती है। तो यह कर्नाटक में किया जाता है, डी विकल्प से हो जाएगा। और 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है। तो वहाँ पे ए विकल्प से हो जाएगा, वनों को काटना। वनों को काटना ये पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में मदद नहीं करता है। बाकी वन रोपण, वर्षा जल प्रबंधन और जैवमंडल भंडार ये सभी जो है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में जो है सहायता करते हैं। 15वां क्वेश्चन, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है। तो आपका सी विकल्प से हो जाएगा यहाँ कि उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता है और इसी कारण उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं से अधिक होती है। और पारिस्थितिक तंत्र में शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से क्या होता है वह अधिक होता है।
16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए विकल्प से हो जाएगा डायटम, फिर जो है क्रस्टेशियाई, फिर जो है हेरिंग। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला एक का ये क्रम दिया गया है, जिसमें डायटम, जिसको स्वयंपोषी कहा जाता है, उसके बाद जो है क्रस्टेशियाई, ये शाकाहारी उपभोक्ता है, और हेरिंग जो है ये मांसाहारी उपभोक्ता है। 17वां प्रश्न है, भारत के जैव विविधता प्रखर स्थल यानी कि हॉट स्पॉट हैं कौन से? यहाँ दिया गया, पहला पूर्वी घाट, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा पूर्वी हिमालय, चौथा है पश्चिमी भारत। तो नीचे दिए गए कूटों के माध्यम से आपको चयन करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे आपका बी विकल्प से हो जाएगा दूसरा और जो है तीसरा, यानी कि पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, ये जो है भारत के जो है हॉट स्पॉट हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, बी ऑप्शन से हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो है मौलिक अधिकार, यानी कि जिसको जीवन का अधिकार भी कहा जाता है, यह राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। और तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन से हो जाएगा। पूछा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है कौन सा? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार। 19वां प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा कि प्रधानमंत्री जो है वह मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74(1) में जो है स्पष्ट ये वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधान जो है वह प्रधानमंत्री होगा, और वह अनिवार्यतः ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो उस दल का नेता है जिसका लोकसभा में बहुमत है, या ऐसा व्यक्ति है जो अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करके लोकसभा का विश्वास जीत लेगा। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन से हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। दूसरा है, यह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य होना पड़ेगा। तीसरा है, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा, केवल 3 जो है वह सही है। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने बीच से ही किसी सदस्य में से चुना जाता है, और साथ ही लोकसभा के सदस्य ही प्रस्ताव पारित कर उसे पद से जो है हटा सकते हैं। अनुच्छेद 94(ख) के तहत जो है वह जब वह त्यागपत्र देता है तो उसे अपने त्यागपत्र को लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपना होगा। तो केवल 3 जो है यहाँ पे आपका सही है। 21वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो वह मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, सी ऑप्शन से हो जाएगा। वह मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो वह राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। 22वां क्वेश्चन है, रडार उपयोग में आता है? तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति पता करने में, सी ऑप्शन से हो जाएगा रडार। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जो कि ये आपका जो है वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो कि सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा या गति जो है ज्ञात की जाती है। 23वां क्वेश्चन है, कथन ए दिया गया है, जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। कारण आर है कि सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है। तो उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन से हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही सही व्याख्या है। नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा समुद्र के खारे पानी का घनत्व अधिक होता है, इसलिए समुद्र के जल में जहाज के प्रवेश करने पर अधिक प्लावन बल लगने लगता है, जिससे जहाज जो है वह कुछ ऊपर उठ जाता है। और 24वां प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW एक हाइपर मीडिया सिस्टम है क्योंकि यह तो दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। बी ऑप्शन से हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब
यानी कि www ये आपस में जुड़े हाइपरटेक्स्ट दस्तावेजों को का जो है इंटरनेट द्वारा प्राप्त करने वाली एक प्रणाली है। एक वेब ब्राउज़र की सहायता से हम उन वेब पन्नों को देख सकते हैं जिनमें टेक्स्ट, इमेज, वीडियो एवं अन्य मल्टीमीडिया होते हैं, और हाइपरलिंक की सहायता से पन्नों के बीच आवागमन भी कर सकते हैं। 25वां प्रश्न, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न, एक वस्तु ₹65 में बेचने पर दुकानदार को 30% का लाभ हुआ, तो 10% लाभ पर बेचने पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा गया है, क्या होगा? तो आप वस्तु का क्रय मूल्य मान सकते हैं x। तो x इंटू आपका 30% लाभ होगा तो 130 हो जाएगा बटा 100 बराबर कितना? तो 65, क्योंकि 65 रुपये में वह बेच रहा है। अब इसे हल करेंगे तो x बराबर जो है 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, x बराबर निकल के आएगा 13 पचे 65 और 10 पचे 50, यानी कि 50 हो जाएगा ये। तो 10% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य जो हो जाएगा तो 50 ये हो गया आपका। तो 50 गुणे 10% यानी कि 110 बटा 100 हो जाएगा। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया आपका, और 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ कट गया, 11 पचे 55, यानी कि 55 रुपये। आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 55 रुपये। 27वां प्रश्न है, निम्नांकित अंकों के वितरण में माध्य क्या होगा? आपको बताना है 27वें में। तो माध्य निकालने का फार्मूला जो है आपको पता होगा कि जो है ये सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ जो है इसका फार्मूला होता है। तो आपको जो है इनमें गुणा करना पड़ेगा सभी में। तो आप जो है इसको एक्स दिया गया ऑलरेडी और ये एफ दिया गया है, तो एफ इंटू एक्स जब करेंगे आप तो आपका एफ एक्स निकल जाएगा। तो इस तरह आप 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ 4 चौके 16, 5 दूना 10, 6 त्रिक 18, 7 पच्चे 35, 8 चौक 32, 9 त्रिक 27 और 10 सत्ते 70। सभी को जब जोड़ेंगे आप ये सिग्मा यानी कि एफ एक्स का जो आप निकाले हैं, तो सभी को जोड़ने के बाद ये हो जाएगा 214 इसका आएगा। और एफ का मान जो है आएगा, एफ को जब जोड़ेंगे टोटल यानी कि 2 4 2 3 5 4 3 7, तो ये 30 है। और एक्स को जब जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 52। तो सिग्मा फार्मूला इसका है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स 214 है, तो 214 हो जाएगा बटे जो है सिग्मा एफ यानी कि 30। इसको काटेंगे तो 7.1 जो है आपका आंसर आ जाएगा। आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 28वां प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करके खाली स्थान भरें। रीजनिंग का प्रश्न है ये। तो यहाँ आप देख सकते हैं 7 का दिया गया है, 7 का स्क्वायर जब करेंगे तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा, प्लस 2 कितना हो जाएगा? 51। 7 सत्ते 49 और 2 51, और 6 छाक 36 और 4 जो हो जाएगा 40। इस तरह 5 पचे 25 और कितना इसमें जोड़ेंगे कि 28 हो जाएगा, तो 3, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन, एक डाकिया डाकघर से श्री सिंह के घर पहुंचने के लिए उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चला, फिर बाएं घूमकर 4 किलोमीटर चलकर श्री कुमार के घर पहुंचा, वहां से दाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर चलकर श्री शर्मा के घर पहुंचा। तो श्री शर्मा और श्री सिंह के घरों की दूरी पूछा गया है, कितना होगा? तो चलिए देख लेते हैं। ये मान लीजिए डाकघर हो गया। एक डाकिया डाकघर से श्री सिंह के घर पहुंचने के लिए उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चला। उत्तर दिशा यानी कि ऊपर हो जाएगा आपका ये, 7 किलोमीटर चला उत्तर दिशा की ओर। फिर कह रहा है फिर बाएं घूमकर 4 किलोमीटर, बाएं घुमा और ये है 4 किलोमीटर चला, श्री कुमार के घर पहुंच गया। उसके बाद वहाँ से दाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर, दायां कौन सा होगा? तो दायां ऊपर होगा, तो वह 3 किलोमीटर चलकर श्री शर्मा के घर पहुंचा। तो श्री शर्मा और श्री सिंह के घरों की बीच की दूरी पूछा गया है यहाँ पे। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ की दूरी जो है पूछा गया। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो टोटल हो जाएगा 4 का स्क्वायर होता है 16, ये रूट में रहेगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 16 9 हो जाएगा कितना? 25, अंडर रूट 25। तो अंडर रूट से जब बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। वैसे भी जब ये 3 है ये जो है और आधार इसका 4 है, तो ये आपका जो विकर्ण हो जाएगा 5 होता है, आपको पता होगा यहाँ पे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आंसर जो होगा आपका ए 5 किलोमीटर।
और तीसरा प्रश्न है आपका, मैंगो को कोड किया गया है OCPIQ। तो एप्पल को पूछा गया है, कोड क्या होगा एप्पल का। तो मैंगो यानी कि आप देख सकते हैं यम के बाद ओ, तो YMNO +2, ए के बाद सी, यहाँ भी +2, एन के बाद पी, यहाँ भी +2, जी के बाद आई, यहाँ भी 2, ओ के बाद क्यू, यहाँ भी 2। यानी कि आपको जो है सभी में 2 2 ऐड किया गया। तो एप्पल में भी आपको जो है 2 2 ऐड कर देना है। तो ए में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका सी, पी में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आर, फिर पी में 2 ऐड करेंगे फिर आर हो जाएगा, एल में फिर 2 ऐड करेंगे तो एल, एम, एन हो जाएगा। इस तरह ई में आप 2 ऐड करेंगे तो EFG, यानी कि आपका आंसर जो होगा CRRNG। तो CRRNG ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, आपको खाली स्थान को भरना है। तो यहाँ जो है रीजनिंग का है, आप देख सकते हैं 6 में 1 का गुणा करेंगे हो जाएगा 6, 5 में 2 का गुणा करेंगे हो जाएगा 10, 8 में 3 का गुणा करेंगे हो जाएगा 24। तो 6 के बाद जो है यहाँ आप देख सकते हैं 10 आया है, तो 6 और कितना 10 होगा, तो 4 10 हो जाएगा 10, और यहाँ पे जो है कितना जुड़ा है, तो 24 हो गया है, 10 और 14 कितना हो जाएगा 24 हो गया। तो 4 + 14 प्लस जो है 24, तो फिर यहाँ कितना हो जाएगा 24 होगा। तो 24 और +24 हो जाएगा। अब किससे भाग कर देना है, तो 4 से। 24 24 कितना हो जाएगा 48, और 4 से भाग करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 12। आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा 12, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 12 होगा। और 32वां क्वेश्चन आपका, निम्नांकित दिए गए भुजाओं के साथ कौन सा त्रिभुज ABC संभव नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो है डी ऑप्शन जो दिया गया है कि A = 6 पर क्यूब, B = 7 पर क्यूब, और C = 9 पर क्यूब। ये जो है आपका ये त्रिभुज ABC जो है संभव नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि 6 का क्यूब होता है आपका 216, 7 का क्यूब हो जाएगा आपका 343, और जो है 9 का क्यूब हो जाएगा आपका 729। तो A + B यानी कि यदि A बराबर देखा जाए A 216 और B जो है यहाँ पे 343 है, तो A + B यानी मिला के 216 और 343 क्या है जो है इस छोटे हैं किससे, C से। तो इसलिए त्रिभुज ABC जो है संभव नहीं है। 33वां प्रश्न आपका, यदि A बराबर दिया गया है √0.25, B = 0.25, C = 0.25 का होल स्क्वायर तथा D = 0.05, तब जो आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ C ऑप्शन सही है। D छोटा है किससे, C से, और C छोटा है B से, B छोटा है किससे, तो A से। 34वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो पहला दिया गया स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ, ये आपका सुमेलित है। बी है मॉडर्न मेकरीज कानपुर में, ये भी सुमेलित है। सी है सीमेंट कारखाना बरेली, ये आपका गलत है। सीमेंट कारखाना बरेली में नहीं बल्कि कहाँ है, तो यह रायबरेली में है, तो इसलिए जो है आपका सुमेलित नहीं है। बाकी उर्वरक कारखाना कहाँ है, तो आंवला में है, ये आपका सुमेलित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 35वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि है कितने वर्ष, तो 8 वर्ष। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि जो होती है वो वर्तमान में कितना है, 8 वर्ष है। और 36वां प्रश्न आपका, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो सी ऑप्शन से हो जाएगा 26 नवंबर को। 26 नवंबर 2020 को जो है देश भर में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी कि नेशनल मिल्क डे मनाया गया, और यह देश में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है, आपको पता होगा। और 37वां प्रश्न आपका 37वां क्वेश्चन है, 23 नवंबर 2020 को किसने विदेश मंत्रालय के समन्वय से उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय वर्जन लॉन्च किया है, तो ये रविशंकर प्रसाद ने, ये ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे। 23 नवंबर 2020 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी संचार तथा विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विदेश मंत्रालय के समन्वय से उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय वर्जन लॉन्च किया, और यह उन्हीं की उमंग के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित ऑनलाइन सम्मेलन से अंतर्राष्ट्रीय जो कि UAE, नीदरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रिया और न्यूजीलैंड में जो है ये सेवाएं उपलब्ध कराएगा।
और 30वां प्रश्न, भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किया गया पनडुब्बी रोधी अस्त्र वरुणास्त्र को बनाने में जो तकनीक प्रयुक्त की गई है वह कौन सी तकनीकी है? तो स्वदेशी तकनीक, डी विकल्प से हो जाएगा। 21 नवंबर 2020 को पनडुब्बी रोधी टारपीडो वरुणास्त्र को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित एक समारोह में हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया और यह टारपीडो पूर्णतया स्वदेशी तकनीकी पर आधारित है। 39वां क्वेश्चन है, 26 नवंबर 2020 को देश भर में संविधान दिवस मनाया गया। तो केंद्र सरकार ने इस दिवस को मनाने की घोषणा कब की थी? तो वर्ष 2015 में, ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 26 नवंबर 2020 को देश भर में संविधान दिवस मनाया गया। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। और आपको पता होगा कि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अपनाया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को संविधान के प्रावधान जो है वह लागू हुए थे। और अंतिम प्रश्न है, 19 नवंबर 2020 को 12वीं भारत यूरोपीय संघ आतंकवाद रोधी वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब आयोजित की गई? तो यह 19 नवंबर 2020 को आयोजित किया गया था। 19 नवंबर 2020 को 12वीं भारत यूरोपीय संघ आतंकवाद रोधी वार्ता 2020 ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई। इस वार्ता की सह अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव महावीर सिंघवी और यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस की सुरक्षा नीति निदेशक जोन्नेके वालफोर्ट ने की थी। तो डेट याद रखिए 19 नवंबर 2020 को। तो दोस्तों जो है ये था आपका GIC यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता के लिए जो है सामान्य अध्ययन के लिए 13वां प्रैक्टिस सेट था। इसके पहले जो है 12 प्रैक्टिस सेट वो अपलोड हो चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।